नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी आपको फ़ायदा देगी सीरीज़। माई सेल्फ प्रगट सिंह, एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, और मैंने यूपीएससी और पीपीएससी पंजाब पीपीएससी प्री एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है जी। तो थोड़ा देखते हैं जी, थोड़ा सेलेक्ट कर लें, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, हाँ जी, देखिए। और देखो, एनवायरनमेंट से ना आपको तकरीबन 15 से 20 प्रश्न आएंगे। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो उसमें से आधे प्रश्न होंगे आपके स्टैटिक पोर्शन के, कंसेप्चुअल, और आधे प्रश्न लगभग होंगे आपके करंट अफेयर्स से संबंधित। और इसमें से कई प्रश्न आपके ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करेंगे। और बेसिक है कि आपने एक बुक या एक बेसिक कुछ भी किसी भी सोर्स से, चाहे वो अपना शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की किताब हो सकती है, क्लास 11 की आईसीएसई की किताब हो सकती है, या मेरी अपनी प्रगट सिंह मैं राइटर, मेरी किताब बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वो पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। पर सिंपल बात यह है कि जो साइंस है ना, उसको आप सेल्फ स्टडी से कई बार क्लियर नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो मैं इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने कोशिश की है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हों। देखो, हिस्ट्री हो गई या पॉलिटी हो गया, उनको आप पढ़ के समझ सकते हो काफ़ी हद तक। साइंस को समझना थोड़ा मुश्किल होगा नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए। तो मैंने कोशिश की है उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा दें, उतनी करवा दें कि आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाओ। बिल्कुल आप इस पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। ठीक, पढ़ते हैं जी, देखते हैं। पहली बात आती है एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट क्या है? देखो, जो कुछ आपके आसपास है, सराउंडिंग है, वो आपका क्या है? एनवायरनमेंट। अर्लियर पहले क्या होता था ना, जो एनवायरनमेंट की ताकतें, जैसे आग हो गया, पानी हो गया, वर्षा, रेन, फ्लड्स वगैरह काफ़ी स्ट्रांग होते थे और इससे इंसान डरता था। तो इसलिए इंसान ने इन कुदरती ताकतों को पूजना शुरू कर दिया, वर्शिप स्टार्ट कर दी, उनको गॉड का दर्जा दे दिया। ख़ासतौर पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास लॉर्ड अग्नि है, ठीक, लॉर्ड वरुण है, बारिश का देवता, लॉर्ड इंद्र है, थंडरस्टॉर्म्स का देवता, बिजली का कड़कना उसका देवता। तो ये जो कुदरती ताकतें थी, इसको हमने भगवान का दर्जा दे दिया। उस समय कुदरती ताकतें काफ़ी स्ट्रांग थी और इंसान इनसे बहुत डरता था। तो उस वाले समय को हम कह देते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या कह देते हैं? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। भी एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है जी चीज़ें। पर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इंसान ने तरक्की कर ली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली और ऐसे ढंग सीख लिए जिससे वो कुदरत को काफ़ी हद तक प्रभावित करने लग गया। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, खास तौर पर पिछले 200 सालों की अगर हम बात करें, तो इंसान ने ऐसी गतिविधियां की, उसने एक्टिविटी की कि उसने एनवायरनमेंट को, वातावरण हो गया पंजाबी में, पर्यावरण हो गया हिंदी में, उसको एडवर्सली इफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये वाला जो दौर है ना, उसे कहते हैं ह्यूमन डिटर्मिनिज्म। भी अब इंसान ने एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करना शुरू कर दिया जी। पहले क्या था? एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब आ गया है ह्यूमन डिटर्मिनिज्म। अगर हम देखें तो मेन कल्प्रिट क्या है जी? इंसान ने ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करना शुरू कर दिया जी। जो हमारे कुदरती संसाधन थे, उनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब कुदरत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अपने खनिज यूज़ करने शुरू कर दिए, जंगल काटने शुरू कर दिए काफ़ी ज़्यादा स्केल पर। और एक बात हुई जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये मेंस में आपके काम आएगा पॉइंट। और ये जो हमने 3-4 अभी कॉन्सेप्ट पढ़े ना, लाइनें पढ़ी हैं, ये आपको मेंस में आंसर लिखने में बड़े काम आएंगी जी। अच्छा, खासतौर पे ऐसे लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा। और प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड वेस्ट, हमने अनवांटेड वेस्ट इतना जनरेट कर दिया कि उससे क्या हो गया? हमारा पर्यावरण दूषित होने लग गया जी, पोल्यूटेड होने लग गया। दो बातें होगी ना,
नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन और वेस्ट, अनवांटेड वेस्ट का बहुत अधिक प्रोडक्शन, इससे हमारा वातावरण दूषित होने लग गया। ओके जी। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना फिर यूपीएससी ने भी क्या किया है, आपके एग्ज़ाम में एनवायरनमेंट को एक टॉपिक के रूप में डाल दिया है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। और अगर हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें आपके, तो नॉर्मली 12, 13, 14, 15 ऐसे 15 से 20 भी ऐसे क्वेश्चन हर साल इसमें से टेंटेटिवली आ जाते हैं जी एनवायरनमेंट से। और इसमें से जो हाफ होते हैं स्टैटिक पोर्शन, लगभग हाफ आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होते हैं, और जो दूसरे हाफ है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं लगभग, ये टेंटेटिव में बता रहा हूँ। इसी प्रकार मेंस एग्जाम में जो आपका जनरल स्टडी पेपर 3 है, उसमें टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सीधा सीधा मेंशन है जी। और इसमें से भी एवरेज अगर हम बात करें तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से, तो उसमें भी आधे होंगे आपके स्टैटिक पोर्शन के और आधे होंगे करंट अफेयर्स के, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में से होंगे टेंटेटिवली लगभग। ठीक है जी, हमने पिक्चर बनाई है जी अपने माइंड में भी कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ताकि हम उस हिसाब से तैयारी कर लें। ठीक है जी, तो बस आपने मेरे लेक्चर सुनते जाना है, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। देखो, मैंने एक बात मैं अक्सर बताता हूँ, कंपटीशन का ज़माना है, आपने किताबों के साथ अधिक नहीं उलझना। आप उलझोगे किताबों के साथ, आपके मेंटर ने उलझना है। हम उलझेंगे, काम की बात आपके सामने रखेंगे, परोसेंगे, आपने याद करना है, समझना है, पेपर में प्रोड्यूस कर देना है। ठीक, अच्छा, पहला चैप्टर है जी हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी देखो, हमने बात की कि जो कुछ हमारे आसपास है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। पर थोड़ा टेक्निकली अगर हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करें तो करेंगे एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के इर्द गिर्द जो कुछ है जो उस जीव को अफेक्ट करता है, कब, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उस सबको कलेक्टिवली कह देते हैं कि उसका एनवायरनमेंट है। ये डेफिनेशन सब में लेनी है आपने। ओके जी, तो जब हम अपने आसपास देखते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है, आप भी अपने आसपास देखना, तो आप पाओगे कि 2 प्रकार के कंपोनेंट हैं। एक तो होते हैं जी निर्जीव, एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग, जैसे मिट्टी होगी, सॉयल, वाटर, गैसेस, अग्नि, फायर, एनर्जी वगैरह, ये क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है जी, ओके। और दूसरे होंगे बायोटिक, है ना, सजीव, सजीव, जिसमें जीवन है, लिविंग कंपोनेंट, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गए, प्लांट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट। तो कहने का मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में 2 प्रकार के कंपोनेंट हुए, एक हो गए सजीव, एक हो गए निर्जीव। ठीक, निर्जीव हो गए एबायोटिक और सजीव हो गए बायोटिक। ठीक है जी, आपने ना समझना है चीज़ों को, अभी रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाना होगा मैं बता दूंगा, समझना है। और ये जो कंपोनेंट है ना, सजीव और निर्जीव, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन के थ्रू वो फूड और एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं जी। फूड और एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं ताकि इनका आपस में सर्वाइवल रहे। जैसे हम ही हैं, इंसान हैं, हम प्लांट से क्या लेंगे, फल लेंगे, खाएंगे, और प्लांट को हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। जहाँ हम जानवरों से दूध लेते हैं, मीट लेते हैं, इस प्रकार हम अपने आसपास से क्या है, चीज़ें लेते हैं। उसी प्रकार वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इन सब का आपस में क्या हो रहा है जी, इंटरेक्शन हो रहा है। उस इंटरेक्शन से हम फूड और एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और इससे क्या है, जीवन चलता है जी, फॉर सर्वाइवल। ठीक है जी, और ऐसे एक्सचेंज के द्वारा सजीव और निर्जीव वस्तुओं, कंपोनेंट के आपस में एक्सचेंज के द्वारा एक सिस्टम बन जाता है जी। एक सिस्टम बन जाता है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। उसे कहते हैं इकोसिस्टम। अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज ए सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं, फूड और एनर्जी को आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे कह देते हैं जी इकोसिस्टम। तो और इस इकोसिस्टम की स्टडी को हम कह देते हैं जी इकोलॉजी। ठीक है जी, जो सिस्टम बना उसे कहते हैं जी इकोसिस्टम, और उस सिस्टम की स्टडी को कहते हैं जी इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी क्या हुई जी, is the study of organisms and how they interact with environment around them।
ठीक, ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के आपस में इंटरेक्शन की स्टडी को कहते हैं जी इकोलॉजी। ओके, अच्छा, अब ज़रा जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना उसको ज़रा ध्यान से फिर समझते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, मछलियाँ हैं, समुद्र की बात कर लें अगर हम, तो समुद्र में प्लांट है, ठीक है जी, छोटे छोटे जीव्स भी हैं, देखो स्टारफिश वगैरह है, पानी है, मिट्टी है, पत्थर वगैरह है। तो ये सारा एक बन गया सिस्टम। इस सिस्टम में सजीव और निर्जीव दोनों तरह के कंपोनेंट हैं। इसे कहते हैं जी इकोसिस्टम, आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। अगर इकोसिस्टम में से हम निर्जीव कंपोनेंट हटा दें, सिर्फ सजीव कंपोनेंट ही रहने दें, एबायोटिक कंपोनेंट हटा दें और बायोटिक कंपोनेंट ही रहने दें, तो जो चीज़ बची उसे कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, ये देखिए, मछलियाँ हो गई, छोटे प्लांट हो गए, स्टारफिश हो गया, ये क्या हो गया जी, आपकी कम्युनिटी। और अगर इस कम्युनिटी में एक ही प्रकार के सजीव कंपोनेंट हो, मान लो ये आपकी जो फिश है, गोल्डन फिश वगैरह जो भी है, जो अगर इसी को रहने दें उसे कहते हैं पॉपुलेशन, बाकी हटा दो। और इसकी एक यूनिट को कहते हैं इंडिविजुअल। अच्छा, अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, देखो, अगर तो एक मछली है उसे कहते हैं इंडिविजुअल, अगर उसी प्रकार की और मछलियां भी आ गई तो हम कहेंगे उसकी पॉपुलेशन। अगर एक प्रकार की मछली, दूसरी प्रकार की मछली, तीसरी प्रकार की मछली और एक प्रकार के छोटे छोटे पौधे वगैरह, दूसरे प्रकार के पौधे वगैरह, है ना, वनस्पति, वो भी आ जाए तो बन जाती है कम्युनिटी। अगर इस कम्युनिटी में हम एबायोटिक कंपोनेंट भी ऐड कर दें, निर्जीव कंपोनेंट भी ऐड कर दें, तो बन गया इकोसिस्टम। ठीक है जी, इस सिस्टम को, इसको आपने समझ लेना है डायग्राम को, और मेरी वीडियो को रिवर्स करके बार बार इसको समझ लेना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे। अगर पूछा जाए इकोसिस्टम बड़ा होता है या कम्युनिटी, ऑब्वियस बात है कि इकोसिस्टम बड़ा हुआ। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप लिख दोगे। आपसे पूछा जाए कम्युनिटी बड़ी है या पॉपुलेशन, कम्युनिटी। ठीक है ना, ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसी चीज़ को ना हम इकोसिस्टम को इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये देखो, सूरज है एबायोटिक कंपोनेंट, इसकी रोशनी पड़ी किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो पेड़ ने फोटोसिंथेसिस की, अपना भोजन खुद बनाया। ठीक, तो जब पेड़ मर गया तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह नीचे धरती में सड़ने गड़ने लग गया। ठीक, अगर तो बहुत डीप चला गया जे, मरे हुए जीवाश्म, पेड़ का जो अंश है बहुत धरती के नीचे चला गया तो जीवाश्म बन जाएंगे, फॉसल फ्यूल बन जाएंगे। अदरवाइज इसको और किसी पौधे ने यूज़ किया, इसी न्यूट्रिएंट्स को, और रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकाला। ठीक, जहाँ इसी जीवाश्म को नीचे से खोद कर हमने कोयला वगैरह निकाला और फैक्ट्रियों में यूज़ किया, और कोयले के बढ़ने से CO2 गैसें निकली, एटमॉस्फेयर में आ गई, तो ये CO2 फिर प्लांट ने यूज़ की। तो कहने का मतलब है इस प्रकार आपस में इंटरेक्शन हो रही है। ठीक, उसी प्रकार ये देखो, एक गाय है, गाय ने पेड़ को खाया, पेड़ के पत्तों को खाया। ठीक, तो गाय ने रेस्पिरेशन की, CO2 निकाला, एटमॉस्फेयर को दे दिया। जब ये गाय मर गई तो मिट्टी में इसकी बॉडी का विघटन हुआ और धीरे धीरे डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट प्रोडक्ट बने। तो कहने का मतलब है कि देखो, सजीव से निर्जीव सिस्टम में, है ना, जहाँ से धरती के अंदर, जहाँ से एटमॉस्फेयर में CO2 निकली, ये सब आपस में इंटरेक्शन हो रही है। तो अगर आपस में इंटरेक्शन हो रही है सजीव और निर्जीव, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स की, तो एक सिस्टम बन जाता है, उसे हम कहते हैं जी इकोसिस्टम। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखिए जी, और जो इकोसिस्टम होता ना, ये एक सिंगल ट्री भी हो सकता है जी, एक सिंगल पेड़ भी अपने आप में इकोसिस्टम होता है। देखो, उसमें पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया रहती होगी, ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे, है ना, जीव जंतु रहते होंगे, तो ये अपने आप में एक सिस्टम बन जाता है, जहाँ जी एज लार्ज एज एंटायर फॉरेस्ट, अपने आप में एक पूरे का पूरा जंगल भी हो सकता है इकोसिस्टम। पूरा का पूरा जंगल भी अपने आप में इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे एक जानवर को दूसरे जानवर ने खाया, उसको तीसरे जानवर ने खाया। ठीक है, और पहले जानवर ने घास खाई होगी, पेड़ों के पत्ते खाए होंगे,
ठीक। तो इस प्रकार आपस में ये क्या है, ये सिस्टम बना रहता है जी। और फिर जब वो मर जाते हैं, उनका विघटन होता है, तो CO2 वगैरह गैसेस निकलती है, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह नीचे मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये क्या है, सारा अपने आप में एक सिस्टम है। तो इस प्रकार सिस्टम एक सिंगल ट्री भी हो सकता है। मैंने बताया कि ट्री में अगर आप देखो, पेड़ में छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पक्षी रहते हैं उनके टहनियों पर, ओके। और उनका इंटरेक्शन नीचे ज़मीन के साथ भी है, उनसे ऑक्सीजन निकलती है पेड़ से, एटमॉस्फेयर को जाती है। तो इस प्रकार ना एक सिस्टम बन जाता है। तो सिस्टम एक सिंगल ट्री भी हो सकता है और सिस्टम एक एंटायर फॉरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, ओके। आगे पढ़ते हैं जी इस इकोसिस्टम के कंपोनेंट। देखो, जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं वही कंपोनेंट इकोसिस्टम के हैं। कौन से? सजीव और निर्जीव। पहले हम बात करेंगे बायोटिक, लिविंग, सजीव कंपोनेंट की। इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के रूप में। ठीक, देखो कैसे। जो तो होते हैं प्रोड्यूसर, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये भोजन खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि रसोई में खाना बनाना। इसका मतलब है कि जो कुदरत में जो सिंपल एलिमेंट है, CO2 है, मिट्टी है, न्यूट्रिएंट्स हैं और सूरज की रोशनी है, इनको यूज़ करके अपने लिए भोजन बनाना, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक। और जो कंज्यूमर होते हैं वो प्रोड्यूसर को खा लेते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो सिंपल अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्रोड्यूसर से। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम है कहीं, देखो चलते हैं। देखो, प्रोड्यूसर में पहले यहीं पर बात आओ, जिस डायग्राम को समझो। ये देखो, जैसे ये पेड़ है, पेड़ ने सूरज की सनलाइट का यूज़ किया, एटमॉस्फेयर से CO2 ली, ठीक, और नीचे से न्यूट्रिएंट्स लिए और फोटोसिंथेसिस की और फूड बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिए। तो जब इस पेड़ के पत्तों को गाय खाएगी तो वही कार्बोहाइड्रेट गाय में आ गया। इसको कोई और खाएगा या इसके दूध को कोई और पिएगा तो वो वाला भोजन, वो वाला कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसको चला जाएगा जो इसको खाएगा या इसके दूध को पिएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये हो गए प्रोड्यूसर जिसने खाना खुद बनाया और बाकी हो गए इन कंज्यूमर। ओके, देखो प्रोड्यूसर में पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ट्रॉप्स होता है जी नरिशिंग, ऑटो मतलब अपने आप, सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप अपने को नरिश करना, भोजन देना, अपना भोजन खुद बनाना। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना भोजन, फूड खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। भोजन का मतलब यहाँ क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया जी? भोजन। कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आपने कहना है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल तो उनके पास होती है, जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, उसकी सहायता से वो अपना भोजन, अपना कार्बोहाइड्रेट खुद बनाते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये किस में होता है? बेसिकली जो हरे प्लांट होते हैं ना, और कभी कभी बैक्टीरिया और एल्गी भी, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। मेन बात है कि उनमें क्लोरोफिल होने चाहिए। क्लोरोफिल, जो पत्ते होते हैं ना पेड़ों के, तो उनमें जो ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर के कारण, ग्रीन रंग के कारण, हरे रंग के कारण वो अपना भोजन खुद बना पाते हैं, उसे कहते हैं जी क्लोरोफिल। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स और कभी कभी बैक्टीरिया और एल्गी भी, क्योंकि इनमें जिनमें क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, पानी का यूज़ करके अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट खुद बना लेते हैं। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, समझ लेना। अब देखो, इन्होंने फूड बना लिया, इनके पास कार्बोहाइड्रेट आ गई और जो इनको खाएगा वो कार्बोहाइड्रेट उनके पास चली जाएगी। आगे है जी कंज्यूमर्स, जो दूसरे को खाते हैं। इसे हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। ट्रॉप्स हो गया जी नर्सिंग, हेट्रो मतलब दूसरे को। फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं जी, भाव अदर नरिशिंग, दूसरे से भोजन लेना। ये अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर पाते, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते
और ये दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट या एनिमल या दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये प्लांट भी खा सकते हैं, एनिमल भी खा सकते हैं, प्लांट भी खा सकते हैं, दोनों को भी खा सकते हैं, ओके जी। और इन कंज्यूमर्स को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो का मतलब छोटे, जो आकार में छोटे होते हैं, मैक्रो का मतलब जो आकार में बड़े होते हैं। मैक्रो मीन लार्ज कंज्यूमर्स, लार्ज कंज्यूमर्स दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, प्लांट को खा सकते हैं, एनिमल्स को खा सकते हैं या दोनों को खा सकते हैं। एंड आर फर्दर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज, उनका फूड सोर्सेज कैसा है। अगर तो वो प्लांट को खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स, अगर वो किसी और प्राणी को, जीव को खाते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी, सिंपली सेकेंडरी कंज्यूमर कह देते हैं। देखो ना, हर्बीवोर्स क्या हुए, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं मेनली, तो ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, मेनली प्लांट को खाया। इसमें आपके हिरन हो सकता है, खरगोश रैबिट हो सकता है, काऊ हो सकती है। और जो बाद में डियर को खाते हैं, रैबिट को खाते हैं, वो हो गए जी आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी हो गया पहले वाले, और प्राइमरी को खाने वाले कौन होंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है जी, जैसे वॉल्व्स, भेड़िया, ठीक है जी। आगे है जी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं जी, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो इसलिए इनको टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं। प्राइमरी हो गया पहला, सेकेंडरी हो गया दूसरा, टर्शरी हो गया तीसरा। जैसे बब्बर शेर, लायंस, टाइगर्स, जो कि वॉल्व्स, भेड़िए को खा सकते हैं, ओके। और एक प्रकार होती है जी ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं, जैसे मंकी हो गया, मैन हो गया, जो मीट और प्लांट दोनों को खा सकते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, उसे कहते हैं जी ओमनिवोर्स, ठीक। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने याद रख लेनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो है स्टेट लेवल के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे है जी माइक्रो कंज्यूमर्स, जो साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इनको देख सकते हैं। इसे सेप्ट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं जी, डिकम्पोजर कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई जानवर है, इंसान है या पौधा है, जब वो डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो धीरे धीरे उसका विघटन होने लग जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो वो सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, बेसिकली छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको खाने लग जाते हैं, उसका विघटन करने लग जाते हैं, ठीक। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब आप नगन आंखों से इनको देख नहीं सकते। जनरली क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसे हम कहते हैं डेट्रिटस। देखिए, जो हम इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इनमें बेसिकली क्या होता है, कार्बन होता है। तो जिनमें कार्बन होता है उस हिसाब से हम उसको कह देते हैं ये है ऑर्गेनिक मैटर। जिनमें कार्बन होता है हम उसको कह देते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जब ये डेथ कर जाते हैं तो इनका विघटन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको खाते हैं और इसका विघटन करते हैं, ठीक। प्लांट का भी और एनिमल का भी। जब ये मर जाते हैं तो उसे कहते हैं डेट्रिटस, ठीक। दे कंज्यूम एंड डिकम्पोज डेट्रिटस टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। वो डेट्रिटस को खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं और अपने लिए भोजन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है जी, पोषण लेते हैं, ठीक है जी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।